हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 6 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कम से कम 130 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 130 क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलेगा इसके बारे में आप सभी को बता देते हैं। तो 130 क्वेश्चन जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप सभी को सबसे पहले 50 क्वेश्चन जो है हम पढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन से ज़्यादा जो रहेगा ये पुस्तकों से रहेगा, जो कि प्राचीन काल की पुस्तकें हैं। तो इसके लेखक और इस पुस्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 50 प्रश्न हमारा यहाँ से आ जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और इस करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी को दो चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हर करंट अफेयर क्वेश्चन के नीचे 3 करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा, जो कि हम रिवीजन करेंगे। और फिर इन 3 क्वेश्चनों के नीचे जो है हम 3 जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 3 जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये जो 3 जीके क्वेश्चन रहेगा, ये किस सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा, तो ये ज्योग्राफी से संबंधित रहेगा। तो हर प्रश्न के नीचे आप सभी को 3 करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करने को मिलेगा। और इन 3 करंट अफेयर क्वेश्चन के रिवीजन के नीचे आप सभी को 3 जीके क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जो कि आज का टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी। तो ये इतना प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा, यानी कि 10 प्रश्न करंट अफेयर के हो जाएंगे और 30 प्रश्न आपका यहाँ से हो जाएगा और 30 प्रश्न आपका यहाँ से हो जाएगा। तो 30 60 हो जाएगा और 10 ये 70 हो जाएगा और 50 ये, तो 112 प्रश्न आप सभी को यहाँ पे मैंने उनके बारे में अच्छी तरह से बता दिया। लेकिन आप सभी को 130 प्रश्न लिखा है, तो ये जो है कहाँ से आएगा, तो इसके बारे में भी आप सभी को अभी तुरंत दिखा देंगे। और हो सकता है आप सभी को 140 प्रश्न भी देखने को मिल जाए। ठीक है, 140% से कम नहीं मिलेगा। अगर कोई काउंट करना चाहेगा तो कर सकता है। तो मैंने क्या बताया, ये जैसे मेरा एक करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाएगा, इसके नीचे मैंने 3 करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए डाल रखा है और 3 जो है जीके क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 3 करंट अफेयर क्वेश्चन, 3 जीके क्वेश्चन। और जो मैंने बताया कि जो है 140 प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो 3 प्रश्न मैंने यहाँ से डाल रखे हैं। तो ऐसे ऐसे करके कुछ 10 प्रश्नों के नीचे ऐसे ऐसे करके 3 क्वेश्चन किसी में है तो किसी में नहीं है। तो ऐसे करके आप सभी जोड़ेंगे तो आप सभी को कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन देखने को इस तरह का मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमारा 140 प्रश्न इसमें से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गायत्री मंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी को आज जो है प्राचीन काल की जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको एक ही वीडियो में समायोजित करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र के अंतर्गत अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। तो प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में देखेंगे। तो जैसे है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। इसमें आप सभी को पुस्तक और उनके डायरेक्ट लेखक के बारे में बता दिया गया है, क्योंकि इस तरह की कोई भी जानकारी होगी तो आप सभी भी जानते हैं कि रटना पड़ेगा हमें। अगर कोई भी एग्जाम निकालना है तो ये पुस्तक और जो उसके लेखक होते हैं तो हमें डायरेक्ट उसको रटना पड़ेगा, या फिर किसी भी तरह से छोटी छोटी बातों से मैच करा के याद रखना पड़ेगा। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे, पाणिनि हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा पुस्तक है, रामायण। रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। महाभारत के लेखक कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ये चाणक्य जी हैं। नेक्स्ट हमारा है महाभाष्य। यह किसकी पुस्तक है, तो यह पतंजलि की है। साहस सरिका सूत्र किसकी है, तो यह नागार्जुन जी की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है बुद्धचरित। बुद्धचरित किसकी है, तो बुद्धचरित है अश्वघोष की। किसकी है, अश्वघोष की है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सौदरानंद किसकी पुस्तक है, तो यह भी जो है किसकी है, तो यह भी अश्वघोष जी की है। तो ये 2 पुस्तक आप याद रखेंगे। इसके बाद महाविभाषा शास्त्र किसकी है, तो यह वसुमित्र जी की है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पुस्तक है स्वप्न वास दत्ता। यह किसकी है, तो यह भास की है। स्वप्न वास दत्ता किसकी है, तो भास की है। कामसूत्र किसकी है, तो यह वात्स्यायन की है। ठीक है, तो किसकी है, तो वात्स्यायन की है। अब हम कालिदास की पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। तो कालिदास की आप सभी को ये 6 पुस्तकें याद रखें। ठीक है, तो कितनी पुस्तक है, 6। तो कुमार संभवम, अभिज्ञान संकुतलम, विक्रमो वर्षिया, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम। तो ये सभी 6 पुस्तकें किसकी है, महर्षि कालिदास की है। नेक्स्ट हमारा है नाट्य शास्त्र। यह किसकी है, तो यह भरत मुनि जी की है। नेक्स्ट हमारा पुस्तक है देवी चंद्र गुप्तम। यह किसकी पुस्तक है, तो यह विशाखा दत्त की है। इसके बाद मृच्छ कटिकम किसकी पुस्तक है, तो यह शूद्रक की है। सूर्य सिद्धांत किसकी पुस्तक है, आर्यभट्ट की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बृहद संहिता किसकी पुस्तक है, तो यह बराहमिहिर की है। पंचतंत्र किसकी है, तो विष्णु शर्मा जी की है। इसके बाद है कथा सरित सागर। यह किसकी है, तो सोमदेव जी की है।
नेक्स्ट हमारा है अभिधम्म कोश, यह किसकी है? तो वसुबंधु जी की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 26वें नंबर का पुस्तक मुद्रा राक्षस, यह किसका है? तो यह विशाख दत्त जी का है। रावण वध किसका है? तो भट्टी जी का है। और किराता अर्जुनियम किसका है? तो यह भारवी का है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पुस्तक हो जाता है 10 कुमार चरितम, यह किसकी है? तो यह दंडी की है। हर्षचरित किसका है? और इसके साथ कादम्बरी किसका है? तो ये सभी दोनों पुस्तक है बाणभट्ट के। वैसे 3 पुस्तक है, एक बट जो है 2 ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो 2 याद रखेंगे, एक तो हर्षचरित और दूसरा है कादम्बरी। इसके बाद वासदत्ता किसकी है? तो यह सुबंधु की है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है प्रश्न नागदत्त, नागदत्त की कौन सी पुस्तक है? नागदत्त, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 पुस्तक किसकी है? तो यह हर्षवर्धन की है। मालती माधव किसकी है? भवभूति की है। पृथ्वीराज दिवस, पृथ्वीराज विजय किसकी है? तो पृथ्वीराज विजय है जयानक की। और कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर जी की है। और काव्य मीमांसा किसकी है? तो ये भी राजशेखर जी की है। नेक्स्ट पुस्तक है 9 सहसांक चरित किसकी है? तो पद्म गुप्त की है। और शब्दानुशासन किसकी है? तो राजभोग की है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन और है हमारा। बृहद कथा मंजरी किसकी है? तो क्षेमेंद्र की है। नैषध और चरितम किसकी है? तो श्रीहर्ष की है। इसके बाद है विक्रमादेव चरित किसकी है? तो यह बिल्हड़ की है। विक्रमादेव चरितम किसकी है? चरित किसकी है? तो यह बिल्हड़ की है। इसके बाद है गीत गोविंद, गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? तो चंद्रबरदाई की है। और रजतरंगड़ी किसकी है? तो यह कल्हड़ की है। रासमाला किसकी है? सोमेश्वर की है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध किसकी है? तो यह माघ की है। गौड़वाहो किसकी पुस्तक है? तो वागपति की है। रामचरित किसकी है? तो यह है संध्या याकर नंदी जी की, ठीक है। इसके बाद है द्वासरय काव्य किसकी है? द्वासरय काव्य है हेमचंद की। और इसके बाद कुमारपाल चरित किसकी है? तो यह भी है हेमचंद की। तो इस प्रकार से हमने 53 क्वेश्चन यहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं। आप सभी को याद रखना है, अगर क्वेश्चन गिनना चाहेंगे तो 53 क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे करंट अफेयर क्वेश्चन, ठीक है। करंट अफेयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट करें। और आप सभी अपना रिस्पॉन्स जरूर बताएं। लाइक अगर मन करे तो ना करें, शेयर करने का ना मन करे तो ना करें, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह का क्लास अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो आप सभी हमें ज़रूर बताएं कि हाँ सर ये क्लास अच्छी है, इसी तरह से भी आगे की क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 6 जून के दैनिक समसामयिक, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जाम्बिया में हुआ है, ठीक है। तो काजा शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो जो अफ्रीकी देश में जो भी जहाँ पर हाथी बाहुल्य पाया जाता है, यानी कि जिस देश में अफ्रीका के जिन देशों में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, उन्हीं देशों का एक सम्मेलन होने वाला है जिसका नाम है काजी शिखर सम्मेलन, ठीक है। क्या है? तो काजी शिखर सम्मेलन है, जो कि कहाँ होगा? तो जाम्बिया में होगा, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें जाम्बिया की राजधानी का क्या नाम है, तो जाम्बिया की राजधानी का नाम है लुसाका। क्या नाम है? तो जाम्बिया की राजधानी का नाम है लुसाका, ये आपको याद रखना है। और यह जो है अगर पूछे कि इस काजा शिखर सम्मेलन पर पहली बार जो है संधि कब हुई थी, यानी सभी जो हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देश हैं कब साइन किए थे, हस्ताक्षर कब किए थे? तो 2011 में किए थे, ठीक है। तो संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 2011 में किए थे। और यह पहली बार जो है काजा शिखर सम्मेलन हो रहा है कहाँ पे? जाम्बिया लुसाका में हो रहा है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर पूछे कि हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देश जो है इस प्रकार का सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे हाथी शब्द आया है। तो हाथियों के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। और इनकी जो तस्करी होती है इनके दांतों की, उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो तस्करी और इनके संरक्षण के लिए यह सम्मेलन हो रहा है, काजा शिखर सम्मेलन। और पहली बार हो रहा है और कहाँ पे? जाम्बिया में हो रहा है। 3 से 4 बार हम नाम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप सभी के माइंड में बात घुस जाए, ठीक है। तो हमारा प्रश्न सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आप देखेंगे कि अफ्रीका के जो भी देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है। तो दिखा देते हैं आप सभी को कि ये 5 देश जो हैं जो कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाई जाती है। तो कौन से 5 देश हैं? तो इसे आप देख सकते हैं। एक तो मैंने बताया बोत्सवाना है, नामीबिया है, और इसके बाद जाम्बिया है, और यहाँ पे जिम्बाब्वे है, ठीक है।
तो ये जो है 4 देश और यहाँ पे एक हो जाता है अंगोला। तो ये 5 देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। और इन्हीं का जो काजी सम्मेलन है, जो कि काजी सम्मेलन हो रहा है, काजी शिखर सम्मेलन, तो वो कहाँ पे हो रहा है? जिम्बाब्वे में हो रहा है, जाम्बिया में हो रहा है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जाम्बिया। और अगर बात करें कि यहाँ पे एक देश आप देख सकते हैं, जो देश है इथोपिया, ठीक है। इथोपिया है, इथोपिया के पास एक तंजानिया देख लेते हैं पहले। तो तंजानिया के पास एक आप देखेंगे यहाँ पे जंजीबार द्वीप है। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इस पर जो है कलर कर रहा हूँ, ये जंजीबार द्वीप है। अब इसे रेज कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे है जंजीबार द्वीप, ठीक है। तो इसे जो है क्या बोलते हैं? इसे लॉन्ग द्वीप भी बोलते हैं, लॉन्ग द्वीप भी बोलते हैं। ये आपको याद रख लेना है। और जो जंजीबार में अगर पूछे कि कौन सी IIT ने यहाँ पे अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोला है, तो मद्रास ने खोला है, ठीक है। किसने खोला है? तो मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला है? तो तंजानिया में खोला है। और इस ऑफशोर कैंपस की अगर पूछे पहली अधिकारी कौन बनाई गई थी, या पहली जो है अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, तो प्रीति अगलायन बनाई गई थी, ठीक है। तो क्या कौन बनाई गई थी? तो प्रीति अगलायन यहाँ की हेड बनाई गई थी, जो जंजीबार में IIT मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोला है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न कहाँ से संबंधित हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप से। आप सभी का प्रश्न सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो काजा शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? जाम्बिया में हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न अब रिवीजन करेंगे। 3 करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। तो हमारा क्या प्रश्न है? हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांकू संतेरई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किस देश का है ये? तो यह है श्रीलंका का, ठीक है। कहाँ का है? तो यह बंदरगाह है श्रीलंका का। और इसका अधिकार क्षेत्र, यानी कि इस बंदरगाह का जो है नवीनीकरण परियोजना का अधिकार किसे मिला है? तो भारत को मिला है। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? कलर चेंज कर देते हैं, कलर जो है रेड नहीं ग्रीन रख लेते हैं, ठीक है। तो हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह प्रारंभ हुई है रांची में। कहाँ प्रारंभ हुई है? रांची में प्रारंभ हुई है। और यह किसकी राजधानी है? तो यह झारखंड की राजधानी है, ये आपको याद रख लेना। और यह पहली बार यह आयोजन हो रहा है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का। अगर पूछे इसका प्रायोजक कौन है? तो इसका प्रायोजक है कोका कोला कंपनी, ठीक है। कौन है? कोका कोला कंपनी इसका प्रायोजक है। नेक्स्ट हमारा है 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका बैठक होगा भारत में। तो किस क्रम की? तो 26वें क्रम की अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक कहाँ होगा? भारत में होगा। अगर पूछे भारत के किस शहर में होगा, तो यह कोच्चि में होगा, कोच्चि केरल में होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब हमारा 3 GK क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है, आप सभी को इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया जाएगा। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला का आकार किस प्रकार है? तो हमारी आकाशगंगा, जिसे गैलेक्सी कहते हैं, तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला है। तो हमारी दुग्ध मेखला का आकार किस प्रकार है? तो सर्पिलाकार या त्रिभुजाकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्पिलाकार है। नेक्स्ट है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो पाइथागोरस को कहते हैं या कोपरनिकस को कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो पृथ्वी गोलाकार है, सबसे पहले किसने बताया था? पाइथागोरस ने बताया था या प्लिनी ने बताया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइथागोरस ने बताया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है करंट अफेयर क्वेश्चन का, इसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किससे मिला है? तो भारत को सबसे ज़्यादा FDI किसको मिला है? तो इसके बारे में पहले देखते हैं कि FDI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, यह जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? विदेशी पूंजी प्रवाह कहते हैं। और यह जो है 2023-24 में 23-24 के लिए अगर पूछा जाए कि भारत को सबसे ज़्यादा FDI किस देश से मिला है, तो यह मिला है सिंगापुर से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछे कि दूसरे नंबर पर कौन है, किससे मिला हमें FDI, तो यह मिला है दूसरे नंबर पर है मॉरिशस। और तीसरे नंबर पूछे तो किससे है, तो तीसरा नंबर है USA से। तो सर्वाधिक भारत को 2023-24 में सबसे ज़्यादा FDI जो है किससे मिला है, तो सिंगापुर से, दूसरे नंबर पर मॉरिशस और तीसरे नंबर पर USA से मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि 2022-23 में 22-23 के मुकाबले जो है 23-24 में कमी देखी गई है, कितना प्रतिशत की, तो 3.5% की कमी देखी गई है FDI में।
किस वर्ष के मुकाबले, तो 2022 से 23 के मुकाबले में इस बार जो है 22 से 23-24 के मुकाबले में कम देखा गया। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो हमारा सबसे ज़्यादा भारत को FDI किस देश से मिलता है, सिंगापुर से मिलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो यह है सिंगापुर की लोकेशन, एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे है सिंगापुर। ठीक है, ये सिंगापुर है, ये इंडोनेशिया है, यहाँ पे आपका ये म्यांमार देश हो जाता है, इंडोनेशिया, यहाँ पे पूरा ये सभी इंडोनेशिया है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बात करें कि भारत का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा सामान किस देश से मंगाता है और किस देश में भेजता है। तो भेजने को तो कम भेजता है, लेकिन अगर पूछे व्यापारिक भागीदार में सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है, तो वर्तमान में बन गया है चीन। ठीक है, तो भारत के सबसे ज़्यादा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है, चीन बना है। अगर वही बात करें कि सर्वाधिक व्यापारिक घाटा भारत का किस देश के साथ है, तो वो भी है चाइना के साथ। क्यों है, क्योंकि हम जो है चाइना से सामान बहुत सारा मंगाते हैं, ढेर सारा सामान जो है चाइना से मंगाते हैं, जबकि हम चाइना में बहुत थोड़ा सा सामान निकाल पाते हैं, मतलब भेज पाते हैं, तो इसे बोलते हैं व्यापारिक घाटा। तो किस देश के साथ है, चीन के साथ है। अगर वही पूछे कि सर्वाधिक व्यापार अधिशेष यानी सरप्लस किस देश के साथ है, यानी कि हमारा व्यापार फायदा किस देश के साथ है, तो USA के साथ है। ठीक है, यानी कि हम USA से थोड़ा सा सामान मंगाते हैं, जबकि हम बहुत सारा सामान जो है USA में भेजते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश वर्तमान में कौन है 23-24 के लिए, तो चीन है। और व्यापारिक घाटा किस देश के साथ है, चीन के साथ है। और व्यापारिक फ़ायदा किस देश के साथ है, तो USA के साथ है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखें तो अब हम ये 3 करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं। 3 करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड या फिर व्हिटली अवार्ड 2024 में किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। किसे दिया गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है। और पूछे कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। इन्हें यह अवार्ड जो है दूसरी बार मिला है। कितनी बार मिल चुका है इन्हें, तो इन्हें जो है दूसरी बार यह अवार्ड मिला है। अगर पूछे पहली बार कब मिला था, तो 2017 में यह अवार्ड इन्हें पहली बार मिला था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो प्रेस फ्रीडम में अगर बात करें कि 2023 में भारत को कितना स्थान मिला था, तो 161वां स्थान मिला था, जबकि 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत जो है 2 पायदान ऊपर आ गया है, तो भारत को मिला है 159वां स्थान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो केनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यूनेस्को के यूनेस्को का गिलर्मो केनो पुरस्कार है, इसे 2024 में किसे दिया गया है, तो यह दिया गया फिलिस्तीन के पत्रकार को। किसे दिया गया है, जो फिलिस्तीन के पत्रकार हैं उन्हें दिया गया है। अब 3 करंट अफेयर के क्वेश्चन के बाद हम रिवीजन करेंगे अपना जीके क्वेश्चन। तो मैंने 3 क्वेश्चन ऊपर पढ़ा दिया था। अब चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेबुला है। तो मंदाकिनी का जो सबसे चमकीला और ठंडा भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तो जो एक तारा होता है इसकी आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तारों की ऊष्मा के आधार पर या तारों के आकार के आधार पर। तो तारों की ऊष्मा के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि तारे की आयु कितनी है। अगर जो है पीला होता है तो ये औसत लगाया जाता है कि तारा जो है अपने मतलब यंग एज में है। ठीक है, अगर पीला है। तो अगर नीला होता है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि तारा जो है अभी शुरुआती है और इसमें जो है ज़्यादा ऊर्जा है, तो ये अभी यंग है। ठीक है, और जब ये मिडिल में पहुंच जाता है तो ये हो जाता है, नहीं बोलते हैं कि ये जो है यंग हो गया है। और जब ये जो है धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है तो ये जो है बोलते हैं कि बूढ़ा हो गया। ठीक है, तो तारे की जो है आयु किस पर ज्ञात की जाती है, तारों की ऊष्मा पर। नेक्स्ट हमारा है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा के केंद्र में नहीं स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो यह एक कॉर्नर में, हमारी आकाशगंगा के कॉर्नर में स्थित है। और इस आकाशगंगा का चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष या 20 करोड़ वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष लगता है। और एक चक्कर पूरा करने में अगर पूछे कि सूर्य की स्पीड कितनी होती है, तो 250 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि हाल ही में सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है, तो सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेबी ने लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेबी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेबी का फुल फॉर्म पहले देखते हैं क्या है, तो सेबी का फुल फॉर्म है
सिक्योरिटी 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 एक्सचेंज 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 बोर्ड ऑफ इंडिया, यह इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर पूछे इसकी स्थापना कब होती है तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, 1988 में हुआ था, लेकिन पूछे एक्ट जो है कब आया था, तो इसके बाद इसे जो है सरकारी बना दिया गया था। तो इसका एक्ट आया था 1992 का ये एक्ट था। ठीक है, तो 1992 में एक्ट आया था और इसकी स्थापना कब कर दी गई थी तो 1988 में कर दी गई थी। और पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है, ये आपको याद रख लेना, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कि सेबी का कार्य क्या है तो यह शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी का कार्य है। तो हमारे यहाँ पे दो ही शेयर मार्केट है, एक तो है NSE और BSE, यह दो ही शेयर मार्केट हैं। तो ये इन दोनों को जो है रेगुलेट कौन करती है तो वह शेयर मार्केट करता है, सेबी करता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है तो सेबी ने किया है, ये आपको याद रखना है। और पहली बार जो है सारथी ऐप, ये बहुत टाइम से भी पढ़ाया जा रहा है कि सारथी ऐप किसका है तो सेबी का है। और इसको जो है क्यों लाया गया है, क्योंकि निवेशक जो होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको विश्वास दिलाना और इसके साथ साथ जो है ये भी योग्यता उनको दिलाना कि जो है हमारे यहाँ पे शेयर जो है लगाने से आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिक्योरिटी के लिए भी इस ऐप को लाया गया है। तो याद रखना किसका है तो सेबी का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे दो शेयर मार्केट हैं, एक तो है BSE और दूसरा है NSE। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। BSE यह जो है एशिया का सबसे पुराना, यानी कि एशिया का सबसे पहला शेयर मार्केट कौन है तो वह है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना है। और इसकी स्थापना पूछे कब की गई थी तो 1875 में की गई थी इसकी स्थापना। इसका अगर इंडेक्स पूछे कौन सा है तो BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स। कौन सा है? सेंसेक्स इसका जो इंडेक्स है। और पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई दलाल स्ट्रीट में इसका मुख्यालय है, मुंबई दलाल स्ट्रीट में इसका मुख्यालय है। और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यह जो है इसकी स्थापना अगर पूछे कब की गई थी तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। और इसके इंडेक्स का क्या नाम है तो इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी। क्या नाम है तो इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी। तो ये भी आपको याद रखना। अगर पूछे कि इसमें जो है कितनी कंपनियों ने भाग लिया है, यानी कि कितनी कंपनियां इसमें शेयर मार्केट करती हैं तो 30 कंपनी हैं। और इसमें जो है अगर पूछे कितनी कंपनियां हैं तो इसमें जो है 50 कंपनियां हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अब प्रश्न की बात करते हैं, 3 करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, हाल ही में दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है तो यह लॉन्च किया है यूक्रेन ने। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा संजय कुमार मिश्रा जी को। किसे? संजय कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर GST से संबंधित थोड़ी सी जानकारी देखें तो GST जो है हमारे संविधान में कौन सा संशोधन करके जोड़ा गया था तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके यह हमारे संविधान में जोड़ा गया था। 1 जुलाई 2017 को जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था तो 1 जुलाई 2017 को जोड़ा गया था। अगर पूछे कि GST के लिए जो है कौन सी समिति बनाई गई थी तो विजय केलकर समिति बनाई गई थी। कौन सी? तो विजय केलकर समिति बनाई गई थी, ये भी आपको केलकर समिति बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है कि हाल ही में कांस फिल्म 2024 में मानद पामडी ओर से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरिल स्ट्रिप को। किसे? मेरिल स्ट्रिप को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे 3 अपने जी के क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन मैंने ऊपर पढ़ा था, अब 3 नीचे पढ़ते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन से या नाभिकीय विखंडन से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य से सबसे निकट स्थित प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है तो सूर्य से अगर पूछे कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगर पूछे सूर्य से इसकी दूरी कितनी है तो 3.84 प्रकाश वर्ष है या फिर 4.23 प्रकाश वर्ष है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, देख लेते हैं। पृथ्वी अपने
परिक्रमा पथ पर किस वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर पर सेकंड या 35.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम हमारा चौथा करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में 8 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के हासिल करने वाला तीसरा बैंक कौन सा बना है? तो 8 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला तीसरा बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक बना है। ठीक है, तो 8 लाख करोड़ रुपए के कितने जो है, अगर पूछे भारत में कितने बैंक या कितनी कंपनी हो गई है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो 8 करोड़ के मामले में अगर देखा जाए, 8 करोड़ रुपए की बाजार पूंजीकरण में अगर पूछे पहला स्थान किसका है, तो रिलायंस का है। दूसरा स्थान पूछे किसका है, तो टाटा का है। और तीसरा स्थान अगर पूछे किस बैंक का है, तो ये तो 2 कंपनी हो जाती हैं, ये 2 जो है कंपनी हो जाती हैं। और तीसरा पूछे तीसरे नंबर पर HDFC बैंक हो जाता है, HDFC बैंक हो जाता है। और चौथे नंबर पर ये भी बैंक हो जाता है, ICICI बैंक हो जाता है। और 5वें नंबर पर कौन सा हो जाता है, SBI हो जाता है। ठीक है, SBI यानी ये हो जाता है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है, ये 5वें नंबर पर हो जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो 8 करोड़ रुपए के भारत में 5 कंपनी और बैंक हो गई हैं। तो 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार अभी किसने हासिल किया है, तीसरा बैंक। तो तीसरा बैंक कैसे हो जाता है, एक तो HDFCI ये पहला बैंक है, और ICI दूसरा बैंक, और SBI जो है ये तीसरा बैंक हो जाता है। तो तीसरे नंबर पर कौन आ गया है, भारतीय स्टेट बैंक आ गया है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो बैंक में तीसरा हो जाता है। अगर स्थान पूछे तो कंपनी और बैंक को मिलाकर तो 5वें स्थान पर है। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यह कंपनी के मामले में, अगर कंपनी और बैंक में देखा जाए तो ये 5वें नंबर पर, अगर बैंक में पूछे तो तीसरे नंबर पर आ गया है। अब हम थोड़ी सी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है 1921 में। कब होती है, तो 1921 में होती है। 3 बैंकों को मिलाकर जो है इंपीरियल बैंक की स्थापना करी जाती है। कौन कौन से 3 बैंक थे, तो बैंक ऑफ बंगाल, इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई। तो ये 3 बैंक आपको याद रखना है। ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बॉम्बे, ये आपका हो जाएगा मद्रास, और ये आपका हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, तो बैंक ऑफ बंगाल, तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, तो बंगाल। तो ये 3 बैंक आपको याद रखना है। ये हो जाएगा आपका बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ये 3 बैंकों को मिला के जो है 1921 में जो है क्या कर दिया जाता है, इंपीरियल बैंक बना दिया जाता है। इसी इंपीरियल बैंक को जो है 1955 में, ठीक है, 1955 में क्या बना दिया जाता है, SBI बना दिया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। अब पूछे तो SBI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो SBI का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। SBI का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। और इसके अगर पूछे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश खारा इसके जो है, दिनेश खारा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो प्रश्न है हमारा, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस कप और उबेर कप 2024 का विजेता कौन बना है। तो थॉमस कप और उबेर कप का विजेता कौन बना है, चीन बना है। अगर पूछे उप विजेता कौन बना है, तो उप विजेता बना हमारा इंडोनेशिया। तो उप विजेता चीन बना है और उप विजेता इंडोनेशिया बना है दोनों खेलों में। ठीक है, थॉमस कप और उबेर कप दोनों में जो है दोनों देश, चीन विजेता और उप विजेता इंडोनेशिया बना है। हाल ही में वैटिलिप्स चंद्रायणी, जिनका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है। तो वैटिलिप्स चंद्रायणी क्या है, यह एक प्रकार का समुद्री टार्डीग्रेन है। क्या है, समुद्री टार्डीग्रेन है। ये आपको याद रखना है। क्या नाम है, समुद्री टार्डीग्रेन है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इसी का नाम जो है रख दिया गया है वैटिलिप्स चंद्रायणी। और किस याद में रखा गया है, तो चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, तो उसी की याद में जो है वैटिलिप्स चंद्रायणी इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री कौन बने हैं, जॉन स्विनी बने हैं। कौन बने हैं, जॉन स्विनी जो है यह बने हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। हमारा अब जो है जीके क्वेश्चन देखते हैं।
दिन रात किस कारण होते हैं? तो आप सभी को बताना है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन या फिर पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सूर्य पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करना, इसी के कारण जो है दिन रात होता है। ग्रह क्या है? तो आप सभी को बताना है ग्रह क्या है। तो वे पिंड जिनमें खुद का प्रकाश और सूर्य की परिक्रमा करें वो जो है ग्रह कहलाते हैं, या फिर वह प्रकाशहीन पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वे प्रकाशहीन पिंड, क्योंकि आप सभी को पता है पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है और पृथ्वी में जो है खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो सूर्य से आप देखेंगे, यह मान लीजिए यह सूर्य है, इसके बाद जो है सूर्य के बाद जो है बुध के बाद ये बुध हो जाता है, इसके बाद हो जाता है शुक्र। ठीक है, तो शुक्र हो जाता है, फिर इसके बाद जो है कौन सा ग्रह हो जाता है? पृथ्वी हो जाता है, और पृथ्वी के बाद हो जाता है मंगल। ठीक है, ये मंगल हो जाता है, फिर इसके बाद बृहस्पति हो जाता है, बृहस्पति के बाद शनि हो जाता है, शनि के बाद अरुण हो जाता है, अरुण के बाद एक यहाँ लास्ट में हो जाता है वरुण। ठीक है, तो ये 8 ग्रह होते हैं। तो इसमें पूछा गया पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो ये पृथ्वी है, और किसके बीच में है? तो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे ज़्यादा जो है अगर पूछे छल्ले किस ग्रह के पास पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के पास पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा चमकीला पूछे कौन सा ग्रह है? तो यह शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5वां, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहाँ बनाया है? तो नोटा ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बना दिया है इस बार जो है। ठीक है, तो अभी से जो है 1 से लेकर 18वीं लोकसभा के बीच में सबसे ज़्यादा नोटा पर अगर वोट पड़ा है तो कहाँ पर पड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि इंदौर से जो है पूछे कि कौन लड़ रहे थे, तो इंदौर से लड़ रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट थे, बीजेपी पार्टी से संबंधित है, और इनका क्या नाम था? तो बीजेपी से थे, तो इनका नाम था शंकर लालवानी थे, और इन्हीं के सीट पर जो है ये बहरहाल ये विजेता बन गए हैं, लेकिन इन्हीं के सीट पर जो है सबसे ज़्यादा नोटा ने वोट पाया है। और कितना पाया है? तो अब तक सबसे ज़्यादा पाया है, 2.18 लाख वोट पाए हैं। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, जो कि 1 से लेकर 18वीं लोकसभा के बीच में यह पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि नोटा जो है सबसे ज़्यादा वोट पा गई है। ये आपको याद रख लेना है। अगर मान लीजिए कि नोटा जो है अगर कहीं पर जो है नोटा जो है सबसे ज़्यादा वोट पा जाती है, और कोई पार्टी का अगर कोई सदस्य खड़ा है, मान लीजिए उसको 5 वोट मिलता है और इस नोटा को जो है 10 वोट मिल जाता है, तो इसमें विजेता कौन बनेगा? तो विजेता जिसको 5 वोट मिला है उसी को मिलेगा, क्योंकि नोटा वाले पे ये वो मतलब होता है कि लोगों को कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा समझ नहीं आ रही, या फिर उन्हें कैंडिडेट का जो भी बात व्यवहार या फिर उनकी योग्यताएं या फिर उनका जो मतलब जो समाज के लिए किया गया योगदान उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने नोटा पे दबा दिया। नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? नोटा का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नन ऑफ द अदर। ठीक है, नन ऑफ द अदर जो है एबव जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो नोटा को सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पे मिले हैं? इंदौर में मिला है। कितना मिला है? 2.18 मिला है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया है? तो ऑपरेशन बॉम्बे बकेट कहाँ पर चलाया है? तो यह चलाया है यूके यानी उत्तराखंड में चलाया है। जब वहाँ पे जंगलों में आग लगा था तो वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में जो है जो दमकल की गाड़ियाँ होती हैं, जो फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो पहाड़ों पे नहीं जा सकती हैं, तो उसके लिए जो है ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया गया था। तो इसमें हेलीकॉप्टर से जो है समुद्र में जाकर एक बड़ा सा बकेट होता है, उसको पानी उसमें भर के फिर इसके बाद जंगल के ऊपर उस पर छिड़काव किया जाता है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा करी है? तो पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा किस तारीख को करी है? तो 25 मई को करी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का अगर पूछे आयोजन हर बार कहाँ होता है? तो मलेशिया में होता है। कहाँ होता है? मलेशिया में होता है। और इसका पूछे विजेता और उपविजेता, तो विजेता और उपविजेता के बारे में देख लेते हैं। तो जापान और वर्सेस पाकिस्तान के बीच में यह सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी हो रहा था, और इसमें जापान जो है जीत जाता है और पाकिस्तान इसमें हार जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न देखिए तो हाल ही में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण निर्माता नोकिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो नोकिया जो है कहाँ की कंपनी है? तो यह फिनलैंड की कंपनी है। ये आपको याद रख लेना है। और नोकिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है ऑप्शन बी गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ। ये आपको याद रख लेना है। किस मामले में समझौता किया है? तो 5G
5G और 6G को बेहतर करने के लिए समझौता किया है नोकिया ने किसके साथ? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ जो है समझौता किया है। अगर पूछे कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के जो है कुलपति कौन है, तो पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं अश्वनी वैष्णव जी बनाए गए हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है हमारा यह है नोकिया, ठीक है, और कहाँ की है? फिनलैंड की कंपनी है। अब यहाँ पे 4 प्रश्न देखते हैं। झीलों का देश कौन सा कहलाता है? हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? फिनलैंड में ओलंपिक पहली बार कब हुआ था? तो आप सभी को बताना है। और इसके बाद केली जाधव भारत के लिए पहला व्यक्तित्व ओलंपिक मेडल कब जीते थे? तो इसके बारे में देखते हैं। झीलों का देश कौन सा है? तो यह फिनलैंड है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो यह फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड में ओलंपिक पहली बार कब हुआ था? तो यह हुआ था 1952 में हुआ था, ठीक है। और इसी ओलंपिक में 1952 के ओलंपिक में केडी जाधव ने कुश्ती के क्षेत्र में, ठीक है, कुश्ती के क्षेत्र में पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीता था। और कौन सा मेडल जीते थे? तो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो 3 करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट कौन सा है? तो हनुमान है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में ईरान के शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान के, ठीक है। तो ईरान का एक पोर्ट है चाबहार पोर्ट, ठीक है, चाबहार बंदरगाह है। इसके 2 पार्ट हैं। इसका एक पार्ट का नाम है शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह है, इसके एक पार्ट का है जिसको 10 साल के भारत ने कह सकते हैं कि दीर्घकालिक अनुबंध के लिए भारत ने इसको लीज पर ले लिया है, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अगर वहीं बात करें कि जो ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था, क्या नाम था, मैं थोड़ा सा नाम भूल जाता हूँ, पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, तो आप सभी को अभी नाम वैसे जो है प्रश्न दिया गया है आगे अभी आएगा, तो आप सभी को तब तक याद रखना है क्या नाम है उनका, जो इनका भी हाल ही में जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, ठीक है। इब्राहिम रईसी नाम है, देखो मन में आ गया, ठीक है। तो इब्राहिम रईसी का भी हाल ही में निधन हो जाता है। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है कि साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड जी को सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड को जो है 2024 का जो है क्या मिला है? साहित्य अकादमी फेलोशिप का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जीके का, आकाश में कितने तारे मंडल हैं? तो आकाश में कितना तारा मंडल है? 88 या 89? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। वे 2 उपग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, बुध और वरुण। तो आपको बताना है ये सूर्य से दूरी हो जाती है। मान लीजिए यह सूर्य है अपना, और इससे जो है 2 ग्रहों के बारे में देखते हैं। एक तो हम देखेंगे बुध के बारे में और दूसरा देखेंगे शुक्र के बारे में, ठीक है। तो इन 2 ग्रहों के, और इसके बाद शुक्र के बाद कौन सा ग्रह आ जाता है? शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी आ जाता है। तो इन 2 ग्रहों के छोटे छोटे भी उपग्रह थे, लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना तेज था कि इतने छोटे होने के कारण सूर्य जो है इनको अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच लिया, ठीक है। तो अब इनके वर्तमान में कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर कोई पूछे कि इनके उपग्रह थे, हाँ तो इनके उपग्रह थे, लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा था कि इनके उपग्रहों को खींच लिया। और कुछ समय बाद, मतलब कि लाखों करोड़ों साल बाद जो है ये जो है बुध को भी अपनी तरफ खींच लेगा, और शुक्र को खींच लेगा, पृथ्वी को भी खींचेगा और मंगल को। तो इन 4 ग्रहों को भी सूर्य जो है धीरे धीरे करके समय के साथ साथ खींच लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो कि कितने 2 ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 0 अंश देशांतर रेखा पर या भूमध्य रेखा पर? तो आप सभी को बताना है। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ पे मान लेते हैं छोटा सा सूर्य बना देते हैं। वैसे सूर्य बड़ा वाला होना चाहिए, पृथ्वी छोटा वाला, लेकिन हमको समझना है। तो ये क्या है? ये सूर्य है। तो आप सभी को बताना है कि सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ेंगी, किस रेखा पर? तो ये हम बता देते हैं, ये हो जाता है हमारा भूमध्य रेखा, और ये हो जाता है 0 अंश देशांतर रेखा, ठीक है। इससे जो है क्या निर्धारित किया जाता है? तो इससे जो है डेट निर्धारित किया जाता है। क्या डेट? यानी कि किस देश में कौन सा डेट होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसी से जो है ये हो जाता है हमारा, ये वाला पूरा भाग क्या हो जाता है? पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है, और ये वाला पूरा भाग क्या हो जाता है? पूर्वी गोलार्ध हो जाता है। और इधर से लेकर अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। और इधर से अगर देखा जाए तो ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कि सूर्य की किरणें किस रेखा पर पड़ेंगी कि जो है दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर सूर्य की रेखा जो है कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? दिन और रात बराबर होते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में हेलन मैरी रॉबर्ट्स किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई हैं? तो हेलन मैरी रॉबर्ट्स जो है किस देश की हैं?
किस देश की अल्पसंख्यक समुदाय की हैं जिन्हें अभी हाल ही में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान की हैं। ठीक है, कहाँ से हैं? तो ये पाकिस्तान की हैं, ये आपको याद रख लेना है। ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप सभी को अगर बता दें पाकिस्तान जो है किस प्रकार का देश है, तो यह जो है धर्म के आधार पर इसका जो है विभाजन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे धर्म के नाम पर किया गया था, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम आबादी पाई जाती है। तो इस मुस्लिम आबादी को जो है इसमें जो है अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय से कोई भी महिला जो है ऊंचे पद पर नियुक्त होती है तो इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी समूह हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है अगर देखें माइनॉरिटी जो है अगर देखें कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिम की है, जैन की है, ईसाई, फिर इसके बाद इनका कम हो जाता है, जैसे जैन का कम हो जाता है, बौद्ध वाले तो इसमें बहुत ही कम है, और पारसी भी बहुत कम है, और सिख धर्म के भी लोग जो है इसमें बहुत ही कम है। तो ये आपको याद रख लेना। हिंदू धर्म के लोग भी बहुत कम हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये जो सबसे कम यहाँ की जातियाँ पाई जाती हैं वो जो है अल्पसंख्यक समुदाय में आती हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। तो हेलन मैरी रॉबर्ट्स जो है किस देश से संबंधित हो जाती हैं? पाकिस्तान से संबंधित हो जाती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हैं हेलन मैरी रॉबर्ट्स जो कि ईसाई धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखें तो शहबाज शरीफ किस देश के पीएम बने हैं? तो शहबाज शरीफ आप सभी को बताना है कि यहाँ के पीएम कौन बनाए गए हैं। शहबाज शरीफ किस देश के पीएम बने हैं? तो ये पाकिस्तान के बने हैं। पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी का नाम है। और इसके बाद अगर बात करें, पाकिस्तान को जो है नहरों का देश भी कहते हैं। तो नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हाल ही में सिंगापुर के चौथे पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो चौथे पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो लॉरेंस बोग ने। किसने? लॉरेंस बोग ने शपथ ली है। और ये कहाँ के पीएम बने हैं? तो ये बने हैं सिंगापुर के। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है? तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो व्यापारिक भागीदार देश है चीन, और चीन के साथ हमारा क्या है? व्यापारिक घाटा भी है, फ़ायदा यूएसए के साथ है। हाल ही में भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो निखिल श्याम को मिला है। ठीक है, और अगर पूछे कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। हमारा 16वां प्रश्न है, हेल बॉप तथा हेली क्या है? हेल बॉप तथा हेली ये तीनों क्या हैं? तो ये धूमकेतु हैं या पुच्छल तारे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुच्छल तारा है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो सूर्य का जुड़वा तारा नेमिसिस को कहते हैं या प्रॉक्सिमा सेंचुरी के कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सूर्य का जुड़वा तारा कहते हैं नेमिसिस को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 18वां, वर्ष 1610 में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने या टॉलमी ने? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने करी थी बृहस्पति ग्रहों की खोज। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ICC के वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो विराट कोहली को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, आगे देख लेते हैं, तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विराट कोहली हो जाएगा। ये है विराट कोहली जो है ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। विराट कोहली ने अपनी 50वीं सेंचुरी किस देश के खिलाफ बनाई थी? तो आपको बताना किस देश के खिलाफ बनाई थी? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई थी, आपको याद रख लेना है। ठीक है, और अगर पूछे किस स्टेडियम में बनाई थी, तो वानखेड़े स्टेडियम में बनाई थी। और यह स्टेडियम कहाँ है? यह मुंबई में है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगर पूछे कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शतक किसका है, तो सचिन तेंदुलकर का, इनका है 49। और इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? विराट कोहली ने। वनडे वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तो यह बनी है ऑस्ट्रेलिया बनी है। और विजेता कौन बना है? तो अपना इंडिया बना था, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और इसमें पूछे तो कप्तान कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान कौन थे? तो पैट कमिंस कप्तान थे। और भारत की तरफ से कौन थे? तो रोहित शर्मा थे। नेक्स्ट हमारा है T20 वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट कंट्री कौन कौन सा है? तो T20 वर्ल्ड कप आप सभी को पता है शुरू हो गया है, और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो USA और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। ठीक है, और इसमें अगर पूछे कि जो है राजदूत कौन कौन बनाए गए हैं, यानी कि जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो युवराज सिंह बनाए गए हैं, और क्रिस गेल बनाए गए हैं, और उसेन बोल्ट बनाए गए हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? तो भीष्म का परीक्षण कहाँ पर किया है? तो यह किया है आगरा में। कहाँ किया है? तो आगरा में किया है।
हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर जानलेवा हमला हुआ है और ये कहाँ के पीएम है? तो ये स्लोवाकिया के पीएम है, स्लोवाकिया के पीएम है। इन पर अभी हाल ही में जानलेवा हमला किया गया है। नेक्स्ट देखिए तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? तो तर्कस का जो है तर्कस अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है तर्कस अभ्यास। और किससे संबंधित है? तो यह आतंकवादी विरोधी अभ्यास है, यानी कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए यह अभ्यास तर्कस अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 19वां, वह ग्रह जिनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, यानी कोई ग्रह है उसके चारों ओर इस प्रकार का छल्ला पाया जाता है, तो आप सभी को बताना है कौन से ग्रह हैं। तो 4 ग्रह होते हैं, शनि, वरुण, अरुण एवं मंगल, इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए तो 20वां प्रश्न है, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस है या हेली है? तो आप सब अभी पहले मैंने बताया था हेली क्या है, एक यह धूमकेतु है, ये आपको याद रखना है, जबकि सेरस जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ग्रह नहीं पूछ रहा है, उपग्रह पूछ रहा है। अगर ग्रह पूछे तो शनि हो जाएगा और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा शनि हो जाएगा, लेकिन अगर पूछे उपग्रह पूछे तो यह हो जाएगा टाइटन। और टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का है। गैनीमेड जो है यह सबसे बड़ा उपग्रह है और यह किसका है? तो यह बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और उसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। शनि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो है दूसरे नंबर मतलब सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया में सबसे बड़े जीनोम की फर्न प्रजाति टेमेसिप्टेरेस की खोज कहाँ हुई है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जीनोम की प्रजाति खोजी गई है जिसे कहते हैं टेमेसिप्टेरिस, और इसकी खोज कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ की गई है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे जो इसका जीनोम है यह जो है ब्लू व्हेल मछली से कितना बड़ा है? ब्लू व्हेल मछली से इसका जीनोम कितना बड़ा है? तो 6000% जो है बड़ा है। कितना? 6000% इसका जीनोम किससे बड़ा है? ब्लू व्हेल मछली से बड़ा है, ये आपको याद रख लेना है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टेमेसिप्टेरिस कहाँ खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पौधा है। अगर वहीं बात करें कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मनुष्य में कितने जीनोम पूछे कितने पाए जाते हैं? तो 23 जीनोम पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो यह है ब्लू व्हेल। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ द ऑनर किस देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो फिर से पढ़ते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेला सुरंग। ठीक है, सेला सुरंग, और यह कहाँ पर है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीते हैं। और इसका पूछे आयोजन कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? भुवनेश्वर में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा किसने करी है? तो यूएई ने करी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने, अल्फ्रेड वेगनर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है या सेरस है? तो इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सबसे चमकीला तारा है। सेरस क्या है? तो ये एक धूमकेतु है। ठीक है, और सबसे चमकीला अगर पूछे धूमकेतु कौन सा है? तो सेरस है। तारा पूछे तो साइरस, या इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है कि अमावस्या के दिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण लगता है। आज का आखिरी प्रश्न देखिए तो, हाल ही में 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो आप सभी को बताना है 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग किसने जीती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रियल मैड्रिड ने जीती है। अगर पूछे कि इस चैंपियन लीग का आयोजन अगर पूछे कहाँ पे किया गया था? तो वेम्बली में किया गया था। वेम्बली जो है किस देश का शहर है? तो यह इंग्लैंड का एक शहर है। ठीक है, किसका? इंग्लैंड का एक शहर है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है अगर पूछे विजेता कौन बना है? तो विजेता रियल मैड्रिड बना है। और इसने कितनी बार यह क्लब जीत लिया है? तो यह 15 बार यह जीत चुका है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि IPL 2024 की विजेता टीम कौन बनी है, तो आप सभी को पता है फाइनल मुकाबला किसके बीच खेला गया था, तो यह खेला गया था KKR के बीच, KKR और हैदराबाद के सनराइजर्स HSR के बीच में खेला गया था। सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला गया था। इसमें विजेता कौन बना था, KKR, और उपविजेता हैदराबाद बनी थी। इसमें अगर पूछे कि 2024 की IPL में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका था, तो वह बिके थे मिचेल स्टार्क। कौन बिके थे, मिचेल स्टार्क बिके थे। और ये किस देश के थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑरेंज कप किसे मिला है, तो यह मिला है, और पर्पल कप, तो यह पर्पल कप मिला है हर्षल पटेल को। किसे मिला है, हर्षल पटेल को। और ये किस टीम के बॉलर थे, तो यह थे पंजाब के बॉलर, और इन्होंने 24 विकेट लिए थे। और ऑरेंज कप किसे मिला है, तो जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, सर्वाधिक रन बनाता है, तो उसे दिया जाता है। और यह किसे मिला है, विराट कोहली को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सात्विक और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है, तो फ्रेंच ओपन में जीता है। किसमें, फ्रेंच ओपन में जीता है, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन पूछे कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था, थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था, ये आपको याद रख लेना है। और यह जो है जो ये फ्रेंच ओपन है, यह किस खेल से संबंधित है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है, तो मैंने पहले बता दिया था, तो ईरान के राष्ट्रपति थे। कहाँ के, ईरान के राष्ट्रपति थे। उनका नाम क्या था, इब्राहिम रहीसी था। इब्राहिम रहीसी इनका नाम था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है, तो इसमें रूस की मदद ली गई थी। नेक्स्ट, और ये आज का आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए, एक निश्चित आकार में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित जो तारों का समूह होता है क्या कहलाता है, ब्लैक होल या नक्षत्र। तो इसका हमें आप सभी जवाब कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 50 मिनट के अंतर्गत आप सभी को मैंने 150 करंट अफेयर क्वेश्चन और इसमें GK GS जो भी था पुस्तकों के बारे में पढ़ा दिया है 50 मिनट के अंतर्गत। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है। अगर आप सभी को इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमें मैसेज करेंगे, और आप सभी को PDF चाहिए तो भी टेलीग्राम हमारा इस लिंक के नीचे दिया जाएगा, इस वीडियो के नीचे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप सभी को जो है इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है। ज़रूर बताएं कि यह क्लास कैसी है। अगर इस तरह का क्लास आगे चाहिए तो मेहनत तो लगती है, लेकिन मैं बना दूंगा आप सभी के लिए। अगर चाहिए तो ज़रूर बताएं कि हाँ अच्छी क्लास है रिवीजन के लिए, जिसमें आप सभी को GK भी मिल जाता है, जैसे आज ज्योग्राफी का मिला है, कल आप सभी को हिस्ट्री का मिल जाएगा, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगती है। ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।